यदि अब आप अपना नेम चेंज करें, आईफ़ोन की जगह अपना नेम और एजी नंबर यहाँ पे मेंशन करें। और दोबारा आप लिंक जॉइन करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा। हाँ जी, अनसिस्टमैटिक रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आता है, जो जिसका ताल्लुक उस इंडिविजुअल स्टॉक के साथ होता है या पोर्टफोलियो के साथ होता है, ओवरऑल मार्केट के साथ नहीं होता, जो कंट्री का रिस्क नहीं होता, वो जो रिस्क कहलाता है उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क कह सकते हैं। और इसको अवॉइड किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, थ्रू क्रिएटिंग द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। आप क्या कर सकते हैं, उसको डाइवर्सिफाई या अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अब ये टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क की एग्जांपल दे रहे हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टोटल रिस्क होता है। ये जो बार है, ये जो लाइन है, लाइन से नीचे जितना भी रिस्क है, ये क्या है, ये सिस्टमैटिक रिस्क है, ये मार्केट का रिस्क है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लाइक अगर हम रियल टाइम एग्जांपल की बात करते हैं, तो जो काइबर रेट होता है पाकिस्तान में, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, वो रेट जिस पे स्टेट बैंक दूसरे बैंक को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, वो रेट जो रिस्क फ्री रेट होता है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। और दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है कि जो इससे ज्यादा आपको क्या करना पड़ रहा है, रिस्क फेस करना पड़ रहा है उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी की वजह से या उस पोर्टफोलियो की वजह से, उसको जो कहा जाता है उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है। ओके, अब इसी चीज को आपने कि उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न या रिस्क को आप कैसे मेजर कर सकते हैं या इंडिविजुअल सिक्योरिटी को, उसके लिए एक मॉडल पेश किया गया जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपम। इसको कैपम बोलते हैं। ये क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये क्या कहता है, रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये उस चीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। अब इसमें क्या होता है, रिस्क फ्री रेट होता है और उससे प्लस क्या होता है, रिस्क प्रीमियम। के एक तो क्या है, रिस्क फ्री रेट जो कि है सिस्टमैटिक रेट, वो दूसरा आपको सिस्टमैटिक रिस्क से ज्यादा जो रिस्क फेस करना पड़ रहा है उसके अगेंस्ट आपका क्या होगा, क्या इसका लिंक होगा इन दोनों के दरमियान। इसको अप्लाई करने के लिए मॉडल को कुछ अजम्पशंस हैं जिनको पहले हमें क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। वो अजम्पशंस होंगी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली चीज उसने बात की है, वो है कैपिटल मार्केट्स और एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब ये है कि इसमें आपको स्पेकुलेशन के क्या हो कि स्पेकुलेशंस आप ना कर सकते हो। अब स्पेकुलेशंस क्या है कि आप क्या करें, एक ही मार्केट से एक जगह से परचेज करके विद इन अ कंट्री, एक जगह से आप शेयर्स को परचेज करें और दूसरी जगह पे आप उसको क्या कर दें, बेच दें, दूसरी जगह पे आप उसको सेल करें और विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट आप उसको क्या क्या कर सकते हो, उससे बेनिफिट, उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये क्या होती है, स्पेकुलेशन होती है कि मार्केट को फ्लक्चुएट करके आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकें, बेनिफिट रिसीव कर सकें। तो ये क्या होती है, स्पेकुलेशंस होती हैं। अब कैपम के लिए उसने बात की है, मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स आर एफिशिएंट, कि वो एफिशिएंट हो कि ये अगर एक जगह पे क्या है, एक सिटी में उसकी प्राइस सेम है तो दूसरी सिटी में भी उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उस सिक्योरिटी की, ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की, कि अगर आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसी चीज ना हो कि या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन
जो चंद लोगों के पास हो, बाकी लोगों के पास ना हो, ऐसा भी काम नहीं होना चाहिए। मार्केट एफिशिएंट तब होगी जब तमाम जो क्या होगी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पास इक्वली होगी और टाइमली ही प्रोवाइड की जाएगी। वो क्या कहलाता है, वो मार्केट क्या कहलाती है, एफिशिएंट कहलाती है। उसके बाद सेकंड वन, होमोजेनियस इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ओवर अ गिवन टाइम, के इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है एक टाइम पीरियड के लिए जिसके लिए आपने ये क्या किया है, परचेज किया है, वो सेम रहनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। कि ये ना हो कि आप एक जगह पे एक डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के बाद आप दूसरे डिसीजन की तरफ मूव करते हो। आपको एक गिवन टाइम पीरियड तक उस चीज़ को उसके जो भी उसके इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, वो सेम रहे। ये ना हो वो उसमें क्या है कोई चेंज आए। थर्ड वन, रिस्क फ्री एसेट रिटर्न इज सर्टेन, के जो आपका रिस्क फ्री रेट है वो क्या होना चाहिए, वो यकीनी होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए वो। और उसने साथ ही आपको बात कर दी है कि जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है, शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट ट्रेजरीज एज अ प्रॉक्सी, कि जो रिस्क फ्री रेट होता है वो क्या है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको रिटर्न रिसीव हो रहा होता है वही आपका क्या होता है, रिस्क फ्री रेट होता है। तो रिस्क फ्री रेट का भी क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ वन उसने पॉइंट कहा है कि मार्केट पोर्टफोलियो कंटेन ओनली सिस्टमेटिक रिस्क, कि जो मार्केट का रिस्क हो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसने बात की है S&P 500 इंडेक्स और सिमिलर एज अ प्रॉक्सी। ये बेसिकली S&P क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स। ये जैसे पाकिस्तान में क्या है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, या पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। ये सेम उसी चीज उसी तरह ये क्या है, ये अमेरिकन है। अमेरिकन जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उसका जो नेम है वो क्या है, S&P 500 स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स। तो क्या है, आपका जो मार्केट का पोर्टफोलियो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें सिस्टमैटिक रिस्क होना चाहिए, अनसिस्टमैटिक रिस्क उसमें प्रिवेल नहीं करना चाहिए। ओके, ये 4 पॉइंट उसने क्या किए हैं, अज्यूम किए हैं कि मार्केट को जो आपने जिसको एज अ प्रॉक्सी ले रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, वो मार्केट वो सिस्टमैटिक रिस्क होना चाहिए, उसमें वो रिस्क फ्री रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस चेंज ना हो, जो मार्केट है वो क्या होनी चाहिए, वो एफिशिएंट होनी चाहिए। अब इसमें शोरा व्हाट इज बीटा, सिस्टमैटिक रिस्क का जो इंडेक्स है उसको बीटा कहा जाता है। लाइक कि हम इसको सिंपल सी अगर वे में बात करें तो जो मार्केट का रिस्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। कि ओवरऑल मार्केट का जो रिस्क है वो क्या है, वो बीटा कहलाता है। अब ये क्या चीज बताता है कि ये स्टॉक के रिटर्न जो है वो क्या चेंज आएगी, मार्केट का अगर क्या होता है, मार्केट का पोर्टफोलियो चेंज होता है तो उस चेंज आने की वजह से इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में क्या क्या चेंजेस आएंगी, ये जो चीज बताती है इसको का ये क्या होता है, ये उस चीज बीटा जो है वो उसको मेजर करता है कि अगर आप क्या करते हैं, देखना चाह रहे हैं कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और उस रिस्क के अगेंस्ट आपको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो कैपम में इस चीज के लिए क्या टर्म यूज होती है, इसको बीटा कहते हैं। The beta for a portfolio is simply a weighted average of the individual stocks betas in the portfolio
आप पोर्टफोलियो में बीटा जो आप क्या करेंगे, जो यूज़ करते हैं वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो बीटा होगा उसको यूज़ करेंगे। मार्केट का बीटा ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ये बात याद रखें कि मार्केट का बीटा जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपके इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट से ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं। और अगर आपका बीटा जो की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, मार्केट से कम रिस्क फेस कर रहे हैं। 2 टर्म्स को मैंने आपको बता दिया, एक क्या है कि अगर तो मार्केट का क्या होता है ओवरऑल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसी को कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका पोर्टफोलियो, जो आपका मार्केट का बीटा होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। अगर आपका बीटा आपकी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का या आपकी पोर्टफोलियो का जो बीटा है उसकी वैल्यू आती है 1.1 या 1.5 या 1.6 या 1.8 या 2 या यानी कि 1 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट का रिस्क कम है, मार्केट में रिस्क कम है, लेकिन आपकी जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है या जो आपने पोर्टफोलियो को क्या किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, वो क्या होगा उस मार्क उसका उसका उसमें रिस्क क्या है, ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में रिस्क क्या है, कम है। इसी तरह अगर आपके पोर्टफोलियो का रिज़ल्ट आता है, उसकी बात करते हैं तो वो अगर पोर्टफोलियो का रिज़ल्ट क्या आता है, नेगेटिव मतलब 1 से कम आता है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में रिस्क ज़्यादा है और आपकी सिक्योरिटी में रिस्क क्या है, कम है। ग्राफिकली उसने इस चीज़ को प्रेज़ेंट कर दिया कि अगर बीटा 1 से ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, वो अग्रेसिव होगा। अग्रेसिव अप्रोच में क्या होता था कि आपका मतलब जो रिस्क है वो ज़्यादा होता था। तो और ऑब्वियसली बात है कि आप रिस्क टेकर में फ़ॉल करते थे, तो ये अगर आपका बीटा 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अग्रेसिव अप्रोच पे चल रहे हैं। सेकंड वन क्या आ गया, बीटा इक्वल टू 1, मतलब जैसा मार्केट बिहेव कर रही है वैसे ही सेम आप भी क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के अगेंस्ट बिहेव कर रहे हैं। और थर्ड वन, अगर आपका बीटा क्या आता है कि 1 से कम आता है तो इसका मतलब ये है कि आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि आप मार्केट में रिस्क ज़्यादा है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कम रिस्क फेस कर रहे हैं। लेकिन और साथ ही अगर हम देखें कि आपका जो अगर बीटा की वैल्यू कम है तो आपका रिटर्न भी कम है। अगर बीटा की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो आपका जो रिटर्न भी है वो भी क्या आ रहा है, वो भी ज़्यादा शो हो रहा है। ये इसका इसका क्या आ गया, कैपम का फ़ॉर्मूला आपके पास आ गया। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपने स्टॉक का जो निकालना है किसी भी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, जो आपने क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग कैपम ये फ़ॉर्मूला क्या होगा, यूज़ होगा। आरएफ क्या है, रिस्क फ्री रेट, लाइक जिस रेट पे स्टेट बैंक क्या करता है, दूसरे इंस्टीट्यूशन को इश्यू करता है, वो क्या जैसे कि टी बिल्स या टी नोट्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। वो क्या करते हैं, वो उसका जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, रिस्क फ्री रेट उसको कहा जाता है, जिसमें आपको 0% रिस्क फेस करना पड़ता है। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट कहा जाता है इसको। अब कराची इंटरबैंक ऑफर रेट की अगर हम बात करते हैं तो आज अगर रिसेंटली कंट्री में बात करें तो वो अराउंड अबाउट 7 एंड 7.5 के करीब क्या चल रहा है, काइबर का रेट। वो क्या रेट होता है, वो रिस्क फ्री रेट होता है। दूसरी चीज आपके पास क्या आ गई, बी। बी क्या है, उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क कितना है, कि उसमें हमें रिस्क कितना क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। थर्ड वन आपके पास आ गया आरएम। वन बीटा जहाँ पे था, बीटा इक्वल टू 1, जो मार्केट का रिटर्न है, उस पे आपका जो रिटर्न आ रहा है वो कितना कितने परसेंट आ रहा है, ये क्या है, आरएम है।
एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, यही हमने आगे बात की थी कि जो मार्केट का क्या होगा रिटर्न होगा वो क्या होगा, आरएम होगा। और बीटा मतलब जैसे कि आपका रिस्क चेंज होता है तो ओवरऑल आपका रिटर्न भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आरएम से मुराद है मार्केट का रिस्क। ओवरऑल अगर आप मार्केट का क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, तो एवरेजली मार्केट में क्या रिटर्न चल रहा है इस टाइप की सिक्योरिटी का, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका रिस्क। तो आपने फाइंड क्या करना है, आर जे इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर स्टॉक। जो आपने क्या करना है, फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है उसका जो रिटर्न है उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगेन आपके पास उसने बात कर दी। ये जो पार्ट था, लाइक अगर हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो ये जो पार्ट है, फर्स्ट वन आरएफ आपका क्या होगा, सिस्टमेटिक रिस्क होगा। और इससे ऊपर अगर आप रिस्क फेस करते हैं तो वो क्या होगा, वो अनसिस्टमेटिक रिस्क, और जिसको आपने क्या करना होता है, डाइवर्सिफाई करना होता है। तो ये जो यहाँ से जो फार्मूला यूज हो रहा है, आर एम माइनस आर एफ, इस चीज को बोला जाता है रिस्क प्रीमियम। इस चीज को क्या है, रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। कि लाइक एक वो रिस्क है, रिस्क फ्री रेट। वो तो आप अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आपको मिनिमम ये क्या होगा, रिटर्न में मिलेगा। सर लेकिन रिस्क प्रीमियम दोबारा बता दें। सॉरी, सर रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम होता है ये RM-RF। ये जो पार्ट है RM-RF, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। ये यहाँ तक जो पॉइंट है, ये जो रिस्क फ्री रेट है, ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन डब्बा है, ये रिस्क फ्री रेट है। कि अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेते, आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है वो क्या है, वो रिस्क फ्री रेट है। जो सिस्टम में क्या कर रहा है, सिस्टम में प्रिवेल कर रहा है कि जहाँ पे आपको कोई भी काम कर किए बगैर, मतलब आपको कोई भी रिस्क लिए बगैर आपको ये रिटर्न मिलेगा। ये क्या होता है, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये नीचे लिखा हुआ है BM=1, और यहाँ पे लिखा हुआ है RM मार्केट। अगर मार्केट का बीटा 1 है, ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां पे आपको ये रिटर्न मिल रहा है। अब अगर आपका बीटा इससे ज्यादा होता है या आप इससे ज्यादा का रिस्क फेस कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क प्रीमियम भी रिसीव होगा। कि जो आप एक्स्ट्रा रिस्क क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट ले रहे हैं, उस एक्स्ट्रा रिस्क लेने से आपको क्या होगा, इसके अगेंस्ट रिटर्न भी ज्यादा रिसीव होना चाहिए। ओके, फर्दर वो बीटा को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहा है। एक हो रहा है ऑब्टेनिंग बीटास और एक होता है एडजस्टेड बीटा। ऑब्टेनिंग बीटा की अगर हम बात करते हैं तो वो सिंपली कह रहा है कि जो आप हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस पे जो आप उसको क्या करते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें रिस्क की, हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस पे वो क्या होता है, वो आपका ऑब्टेनिंग बीटा होता है, या नॉर्मल जिसको हम बीटा कह दें। लेकिन एडजस्टेड बीटा की अगर वो बात कर रहा है तो उसमें वो कहता है कि एक तो आपका क्या होगा, जो आपको क्या कर रहे हैं, ऑब्टेनिंग बीटा फेस आपके पास है, रीसेंट बीटा है, प्लस और उसको क्या करेंगे, आप एडजस्ट करेंगे, देखेंगे मीन के साथ कि मीन आपका कितना इसके अगेंस्ट। लाइक अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको इसका आइडिया होगा। ये देखें, ये क्वेश्चन है
Lisa Miller at Basket Wonder is attempting to determine the rate of return required by their stock investor. Lisa is using a 6% RF. RF क्या है? Risk free rate and a long term market expected rate of return of 10%. अब उसने दोनों चीजें आपको बता दी, एक आपको बता दिया रिस्क फ्री रेट RF और दूसरा आपको ये मार्केट का जो रिटर्न है वो कितना है, RM की वैल्यू बता दी 10. A stock analyst following the firm has calculated that the firm beta is 1.2 कि उसका जो बीटा की वैल्यू है वो क्या है, 1.2 है. व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस स्टॉक. तो ये आपके पास क्या था, फॉर्मूला जो था, ये फॉर्मूला आपके पास है. RF की वैल्यू गिवन है 6, RM की वैल्यू गिवन, बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू गिवन है 1.2, RM की वैल्यू गिवन है 10%, RF की अगेन वैल्यू गिवन है 6%. तो सिंपली इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा. अब मार्केट का रिटर्न 10% है, आपकी सिक्योरिटी का जो रिटर्न आ रहा है वो 10.8% आ रहा है. मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है, एवरेज रिटर्न है मार्केट की, वो 10% है, लेकिन आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10.8%. इट्स मीन कि आपका जो रिटर्न है वो मार्केट से क्या कर रहा है, ज्यादा हो रहा है. उसकी रीजंस क्या है कि मार्केट का बीटा होता है 1 के इक्वल, मार्केट का रिस्क होता है 1 के इक्वल और आपका जो रिस्क है वो है 1.2. तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें क्या किया जाए, आपका जो रिस्क फेस करना पड़ रहा है वो मार्केट से ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ रहा है. मार्केट का रिस्क 1 है, आपका रिस्क 1.2 है बीटा की वैल्यू. तो जब आपको रिस्क ज्यादा फेस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके अगेंस्ट आपको क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो रिटर्न हो वो भी क्या हो, इससे ज्यादा हो. तो लिहाजा जब आपने रिस्क फेस किया तो आपको उसके अगेंस्ट जो रिटर्न है वो भी क्या होगा, वो मार्केट से ज्यादा होगा. हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ ना लगी हो. लगी समझ? ओके, सेकंड क्वेश्चन. Lisa Miller at BW is also attempting to determine the intrinsic value of the stock. Actual value, intrinsic value क्या होती है? Actual value after receiving all the benefits, जिसमें आपके डिविडेंड भी होगा, जिसमें आपका अगर क्या हो रहा है, शेयर की प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है तो वो भी होगा. तो उसमें कोई ग्रोथ है वो भी आप क्या करोगे, इसको फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए उसने ये आपको क्वेश्चन दिया है कि लीजा मिलर एट बीडब्ल्यू इज आल्सो अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट. शी इज यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. के कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या कहता है कि आपका जो पिछले साल की निस्बत अगला साल में आपको एक जो उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा या उसकी वैल्यू में इंक्रीज आएगा, तो वो कितने परसेंट पे आएगा, वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पे आएगा. कि जो पहले साल आपने मॉडल इसके अगेंस्ट इसकी प्राइस कैलकुलेशंस के वक्त यूज किया था, वही आप सेकंड ईयर के लिए भी यूज करेंगे, वही आप फोर्थ ईयर के लिए भी करेंगे, वही आप 10th ईयर, जितनी देर तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक वो क्या रहेगा, वो उसमें 5% हर साल क्या आता रहेगा, इंक्रीज. उसमें कॉन्स्टेंटली क्या आएगा, चेंज आएगा. अब कितना चेंज आएगा वो नेक्स्ट बता रहा है. लीजा एस्टिमेट दैट द डिविडेंड नेक्स्ट पीरियड विल बी 0.50.
अगले साल का जो डिविडेंड है वो क्या है 0.50 है, एंड दैट BW will grow at constant rate of 5.8%। हर साल की वैल्यू में जो चेंज आएगा कि पिछले साल की वैल्यू से इस साल की वैल्यू चेंज है उसको फाइंड आउट करना है, तो उसका उसका जो रेट हो उसने बताया वो बताया कि 5.8% उसका रेट होगा। नेक्स्ट उसने कहा द स्टॉक इज करंटली सेलिंग फॉर $15 के वो जो स्टॉक है वो क्या हो रहा है वो 15 पे सेल आउट हो रहा है। उसने अब उससे दो क्वेश्चन किए, एक कहा व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है स्टॉक की आफ्टर एडजस्टेड ऑल द बेनिफिट्स, और दूसरा उसने पूछा है कि ये स्टॉक ओवर अप्लाइड प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है, कि ये जो आपको 15 रुपए दिया है आप अपनी कैलकुलेशन दे करेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर तो 15 से ज्यादा वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये है कि वो ये आपके अंडर प्राइस्ड है, और अगर आप 15 से कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आपको ओवर प्राइस्ड है। ये उसका फॉर्मूला आपके पास आ गया, डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन मार्केट माइनस आपके पास क्या है ये 5.8% आपका जो कांस्टेंट ग्रोथ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 10.8% है ये कहाँ से आया, तो ये ऊपर जो हमने क्या किया था ये कैलकुलेट किया था, ये जो रिटर्न कैलकुलेट किया था ये 10.8% ये रिटर्न है। इस सिक्योरिटी पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो ये है 10.8% है। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की पुट की, नोमिनेटर में क्या आएगा आपका फॉर्मूला क्या होगा, नोमिनेटर में जो 0.50 है ये है डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइडेड बाय 10.8 क्या है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और 5 माइनस 5.8% क्या है कांस्टेंट ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अब आपने इसको कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई आपके पास 10, तो वो नीचे बता रहा है कि ये क्या है ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है। क्यों? क्योंकि आपके मुताबिक इस तरह की सिक्योरिटी का जो वैल्यू होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में वो क्या हो रहा है वो 15 पे सेल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है ओवर प्राइस्ड है, एक्चुअल में इसकी इतनी वर्थ नहीं बन रही जितने में ये क्या हो रहा है ये सेल एंड परचेज हो रहा है। हाँ, मुताबिक तो मार्केट में क्या हो रहा है 15 पे सेल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है वो ओवर वैल्यूड है, कि आपके मुताबिक उसकी वैल्यू इतनी नहीं बनती जितनी वो क्या कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं, तो लिहाजा वो क्या होगी ओवर वैल्यूड होगी। तो ये यही उसका उसने चार्ट एक्सप्लेन किया है कि आप आपके क्या आ रहा है कि आपके मुताबिक अगर वैल्यूज ये आ रही है ये जो और मार्केट में ये वैल्यू चल रही है ये लाइन जो है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक क्या है ओवर वैल्यूड है, कि मार्केट में वैल्यू ज्यादा है और आपके मुताबिक उसकी वर्थ क्या बन रही है वो कम बन रही है। इसी तरह उसने दूसरी चीज बताई है कि अगर आपके मुताबिक उसकी वैल्यू ज्यादा बन रही है और मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है वो कम है, तो इसको क्या कहेंगे ये अंडर प्राइस्ड होगा। कि लाइक अगर यही हमारा जो ऊपर क्वेश्चन था उसका अगर आंसर आपके पास क्या आ रही है आ रहा है 17 आ रहा है और मार्केट में वो सेल हो रहा है 15 का, इसका मतलब ये है कि आपके मुताबिक इसकी वैल्यू ज्यादा बन रही है लेकिन मार्केट में कम है, तो वो क्या होगा वो अंडर प्राइस्ड कहलाएगा। ओके, ये आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, स्मॉल फॉर्म इफेक्ट, प्राइस अर्निंग इफेक्ट, जनरली इफेक्ट, ये अनोमलीज हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं कैपम के रिजल्ट को। उसमें क्या है
सब अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल फर्म इफेक्ट के, स्मॉल फर्म में का इतना टर्नओवर नहीं होता या इतना मेजर शेयर नहीं होता किसी भी मार्केट में, तो लिहाजा उस वो क्या कर सकती है, उसके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है। दूसरा, प्राइस अर्निंग इफेक्ट के प्राइस क्या होती है, जब भी ये एक टर्मिनोलॉजी होती है कि जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना होता है तो उसकी जो शेयर की प्राइसेस होती हैं वो क्या कर चली जाती हैं, अप चली जाती हैं। क्योंकि मार्केट में उसका क्या मिलना हो रहा होता है, डिविडेंड रिसीव होना हो रहा होता है कि आपको इसके अगेंस्ट क्या होना है, डिविडेंड रिसीव होना है। तो उसके उसके उस वक्त उसकी वैल्यूज क्या चली जाती हैं, आप चली जाती हैं। तो वो भी उसके रिजल्ट्स को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। थर्ड वन इज अ कॉल जनवरी इफेक्ट। तो जब भी नया साल शुरू होना होता है तो ये सपोज किया जाता है कि मार्केट क्या होगी, वो अपसाइड जाएगी, मार्केट में ज्यादा तेजी आएगी और उस मार्केट का जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो एनॉमलीज हैं, ये जो एक बेंचमार्क क्रिएट हुआ है, ये क्या कर सकती हैं, इसके रिटर्न को अफेक्ट कर सकती हैं। हाँ जी, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जो हमने पढ़ना था। उसके मुताबिक अब हमारे सारे क्या हो गए हैं, जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया, हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को कोर्स भी बता चुका हूँ, तो इसके क्वेश्चंस वगैरह या बाकी चीज़ें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे आपके, और उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ उसको समझ नहीं आई, तो या कोई भी चीज़ उसकी जो प्रीवियस चैप्टर्स में से या जो अब तक पढ़ा है उसमें से कोई भी चीज़ जो कोई स्किप होगी हो या जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, आई है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा सर, आपने जो जो चैप्टर्स हमें पढ़ाए हैं अभी तक, उन सब का जी जी सर दोबारा रिपीट कर दें, कौन कौन सा चैप्टर है सर? चैप्टर नंबर 5, 6, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और 13। 5, 8, जी 13 और एक आपके पास स्लाइड्स थी स्टार्ट में इंट्रोडक्शन की। जी सर, और चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन भी टू, था सर? हाँ जी, चैप्टर नंबर 6 भी था, जी, फाइनेंशियल 1 स्टेटमेंट 2 3 एनालिसिस 4 वाला, जी, रेशियोज वाला। चार चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं और एक इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड सर। हाँ, वही इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड थी, जी 5 सर, चैप्टर इसके थे। अलावा आपने शायद एक और भी पढ़ाई थी जिसमें ये सारी टर्म्स, ये जो डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, इस तरह की सर, ये सर टर्में डिफाइन हुई थी, वो कौन सी स्लाइड थी सर? वो चैप्टर नंबर 6 था आपका, अच्छा ठीक, वो चैप्टर फाइनेंशियल नंबर 6 ही स्टेटमेंट। है। हाँ जी, वो ठीक सर। चैप्टर नंबर 6 में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस था, उसमें ये सारी टर्म्स यूज होती है। ठीक सर। बाकी आपके सीआर ने मुझे कल वो सारी डिटेल सेंड की थी, आपके जो जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, तो वो आ, आप लोगों के साथ भी शायद उसने शेयर की हो। तो वही चैप्टर हैं, वही सारा कोर्स है, 2 आपके जी सर, बुक वो के। जी जी, उसमें ये यही वाली सारी हैं सर, वो हाँ खुद ही जी, हमने अरेंज तो की थी सर। हाँ जी जी, जी, तो वो चैप्टर नंबर अ, 5, 6, 8 और 13 और इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड सर। हाँ जी, इसमें आपका मिड का था चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था स्लाइड्स वाला, और चैप्टर नंबर 6 आपका क्या था, मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से था। बाकी 3 चैप्टर्स आपके फाइनल के लिए थे। यही हमारा शायद डिसाइड हुआ था ना। जी सर, इसी तरह था, इंट्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 6। जी सर, हाँ बाकी जी, 3 ये जो आपका मिड चैप्टर्स का हैं था, वो फाइनल में फिर। आपके फाइनल थे जी, ऐसे। सर हमने चैप्टर नंबर 6 में एक फॉर्मूला किया था रिटर्न ऑन इक्विटी वाला। उसमें फॉर्मूला जी था जी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर नेट वर्थ सर। और एक ओके, उसमें बुक में वो जो है स्लाइड्स में एक लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर शेयर होल्डर इक्विटी। सर शेयर वो होल्डर दोनों इक्विटी सेम है, और दोनों से नेट क्या फर्क होता वो है दो, वैसे?
वो दोनों सेम है, वो दोनों सेम है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, उसको लिखने का अंदाज डिफरेंट है। जब हमने नेटवर्थ लिखा था तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें, अब ये चीज याद रखिएगा, शेयर होल्डर इक्विटी नाम भी आ सकता है, नेटवर्थ भी आ सकता है, कैपिटल का वर्ड भी आ सकता है, कॉमन शेयर कॉमन स्टॉक का वर्ड भी यूज हो सकता है। ये सारे नेम एक ही चीज के हैं। अच्छा सर, जो जो यानी टर्म्स सेम ही चीज से, यानी जिस तरह आपने ये 3 टर्म्स बताई है एक ही चीज का नाम है, इस तरह की सर जी काफी सारी टर्म्स होंगी जो डिफरेंट नाम्स होंगे लेकिन एक ही चीज होगी। आप इस तरह की अगर हमें कोई एक लिस्ट बना के हमें दे दें तो हमें आसानी रह जाएगी, हमें पता चल मैंने जाएगा कि वो जिस साथ साथ मैं आपको उधर एक्सप्लेन करता रहा था। लाइक अब क्या था, सेल्स है वर्ड, जी सर। रेवेन्यू भी यूज हो सकता है, सेल्स भी वर्ड यूज हो सकता है। जी सर, इस तरह जो आपने साथ-साथ डिफाइन की थी, कुछ तो हम लिख लेते थे, कुछ रह भी जाती थी। इस तरह अगर हाँ आप जी। एक लिस्ट बना के दे देंगे, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा। ऐसे चलो मैं देखता हूँ, वैसे ऐसे तो मुझे नहीं याद रहेगा या मुझे सारा देखना पड़ेगा। मैं करके कोई बहरहाल आपको बता देता हूँ। लाइक आपको अगर शेयर होल्डर इक्विटी की बात आती है तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी टर्म यूज हो सकती हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट की अगर बात आए तो लॉन्ग टर्म डेट भी लिखा जा सकता है, बॉन्ड्स भी लिखे जा सकते हैं, उसके बाद डिबेंचर्स भी लिखे जा सकते हैं। ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म डेट की एग्जांपल होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। सर हम इसको टोटल कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं। टोटल कैपिटलाइजेशन में आपके पास क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, ये टोटल कैपिटलाइजेशन में आता है। कैपिटल कैपिटल का वर्ड यूज होता है ना, तो कैपिटल वो आपकी लाइबिलिटी या वो आपका ऑब्लिगेशन है जो आपने 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद क्या करना होता है, रिटर्न बैक करना होता है। वो कैपिटल में वर्ड होता है। जो लॉन्ग टर्म आपका क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन होता है, उसको कैपिटल कहते हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं और शेयर होल्डर इक्विटी होती है। हाँ जी, कोई पेपर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन आई है? सर अभी तक तो कुछ नहीं सर। अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई ऐसी। नो सर। जी। फिलहाल तो यही डिसीजन आया था कि आपकी 10th तक क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। जी। अच्छा फिर सर हमारी अब नेक्स्ट वीक होगी फिर क्लास या नहीं होगी? हाँ जी होगी, इसके क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। ठीक, ठीक। सही। हाँ जी, वो क्वेश्चंस अभी रहते हैं, आप लोग इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। बाकी मैं भी आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ इसको। क्योंकि आज भी काफी टाइम नहीं पड़ा हुआ अभी। टाइम तो पड़ा है, बाकी टाइम अभी हमारे पास क्लासेस का टाइम भी काफी है सर। नेक्स्ट पढ़ लेंगे कोई इतना। जी। जी, कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो गया ना सर। कंप्लीट हो चुका है, आपकी मौजें लगी। ज्यादा तो नहीं पड़ा, स्टार्ट में हर किसी ने रोला डाला हुआ था, सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर चैप्टर्स को हमारा, देखा फिर तो ठीक है, अगर इनकी एक्सरसाइजेस को देखा फिर ज्यादा लगता है सर। आप लोगों ने कहा था कि हमारा मेजर नहीं है, हमारा माइनर है, ये वो है। तो मैंने आपको जी कहा सर। था कि आप लोग कम पढ़ेंगे। 5 जी। चैप्टर मेरे ख्याल में बहुत इनफ है, बहुत कम है।
बहुत कम नहीं सर, हमारे लिए यानी हमारी फुल कैपेसिटी के बराबर हो गई है सर, उससे भी शायद बढ़ ही जाए सर। बढ़ती नहीं है हो असल हाँ में जी। सर एक हमारा ये हम्म सबसे पहला बिजनेस का कोई भी सर ये कोर्स था ना, हमें इसकी बेसिक टर्म्स का ही नहीं पता था। ये अभी पहली दफा पढ़ रहा है। अब हम अभी तक हमें ये जो टर्म्स बिजनेस में ये यूज होती हैं, अभी तक हमें यही नहीं कंफर्म हुई। इनका आपस में सारी मिक्स हो जाती हैं सर, पता नहीं चलता कौन सी टर्म किस लिए यूज होती है सर। असल में इसलिए हमें मुश्किल लग रहा है। वैसे जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। हाँ जी, ये ऐसी बात है, लेकिन चले, मैंने जी तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ, एक एक टर्म को लेके चला हूँ, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।